नमस्कार दोस्तों, पीडीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 के जनरल इलेक्शन के पहले कांग्रेस की अगुवाई में ये कहने की सारी अपोजिशन पार्टी एक इंडिया अलायंस बनाई थी, जो इंडिया अलायंस के तौर पे। और उसके बाद इलेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। उसमें कांग्रेस करीब 99 सीट्स भी जीत पाई। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये जो सक्सेस है, यही इसके डिसइंटीग्रेशन का कारण बनेगा। पहले तो सारी अपोजिशन पार्टी, इसलिए कि उनको बीजेपी से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हो रहा था और इसीलिए वे सारे एक जगह आए, क्योंकि उनका स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस एक तरह से कहें कि वो था। लेकिन इस इलेक्शन में कांग्रेस की काफ़ी अच्छी सफलता मिली। वो करीब अपने जो सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल कर पाए। बाकी पार्टीज़ को भी बहुत हद तक हेल्प मिला, जैसे समाजवादी पार्टी, उनका नंबर काफ़ी बढ़ गया। तमिल कहते हैं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उसके भी नंबर में काफ़ी वृद्धि हुई। लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो सक्सेस है जनरल इलेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि अब यही दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडिया अलायंस। इसके कई जो अब साइन भी दिख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, और कह ले कि लास्ट वीक सैटरडे को नीति आयोग की मीटिंग हुई थी। और नीति आयोग की मीटिंग के लिए कांग्रेस ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं या इंडिया अलायंस के जो अदर पार्टनर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट के कोई भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन इसके विरुद्ध ममता बनर्जी यहाँ आई और भाग भी लिया अपनी मीटिंग में। ये अलग बात है कि कुछ देर मीटिंग में पार्टिसिपेट करके वो वॉकआउट कर गई और बताने लगी कि भाई ये हमें बोलने नहीं दिया गया, हमारे माइक को म्यूट कर दिया गया। ये सारे अपना ड्रामेबाजी वो उन्होंने किया। इसके बाद अगर हम देखें तो दिल्ली विजिट पे वो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलने गई। लेकिन मज़े की बात है कि वो सोनिया गांधी से मिलने नहीं गई। यदि इससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो जब भी वो आती थी सोनिया गांधी से वो मिलती थी, क्योंकि सोनिया गांधी के प्रति उनका काफ़ी रिस्पेक्ट है। और राहुल गांधी से उनका हमेशा एक 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ उनका रिलेशन एकदम डिफरेंट रहा। अब एक और घटना घटी है जस्ट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स। जो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया कि भी हम लोग इसमें इलेक्शन में भाग लेंगे। स्पीकर का जो सिलेक्शन हुआ वो कंसेंसस से नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी इसके विरुद्ध थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस के इंसिस्ट करने के बाद ममता बनर्जी इस बात को मान गई। लेकिन उसमें फिर प्रोसीजर में उसने दोनों के बीच में एक आदमी की डिफरेंसेज आ गए। ममता बनर्जी चाहती थी कि नहीं, वॉइस वोट के ही थ्रू स्पीकर का इलेक्शन हो, लेकिन कांग्रेस और ख़ास करके राहुल गांधी के इंसिस्टेंस था कि नहीं, इसमें डिवीज़न ऑफ वोट्स हो। लेकिन फाइनली ममता बनर्जी की बात चली और कांग्रेस से इस बात के लिए राज़ी हो गया कि अब जो डिवीज़न ऑफ वोट्स नहीं हो, वॉइस वोट से ही इसका स्पीकर का इलेक्शन होगा। उसके बाद अगर रिसेंट में देखें तो ममता बनर्जी ने कई ऐसे स्टेप और भी लिए हैं जिससे लग रहा है कि वो अपने को डिस्टेंस, अपने और कांग्रेस के बीच एक डिस्टेंस बना रही है। बीजेपी के साथ तो उनका डिस्टेंस ऑलरेडी है, और लेकिन वो कांग्रेस से भी, ताकि अगर आपको याद हो तो पहले ममता बनर्जी एक थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट के फेवर में रही है। अब ऐसा जो माहौल बन रहा है कि वो अपने फेडरल फ्रंट के आइडिया को फिर से रिवाइव कर रही है। इसीलिए 21 जुलाई को कलकत्ता में मार्टर्स डे पर काफ़ी रैली का आयोजन किया गया था। उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को बुलाया और साथ में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी दोनों को भी इनवाइट किया। अगर हम इसके पीछे की भी साइकोलॉजी को देखें तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ये कांग्रेस से कम्पीट कर रहा है कई स्टेट्स में।
आम आदमी को काफ़ी नाराज़गी थी कि मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में उन्हें कांग्रेस ने अकोमोडेट नहीं किया, उन्हें सीट नहीं दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी अब हर जो न्यू इलेक्शंस होने जा रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, इसमें भी अपना दावा ठोक रही है कि हमें भी इसमें सीट मिलना चाहिए। आम आदमी तो ऑलरेडी पहले से हरियाणा के में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और इवन जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस के साथ है, उसकी सांठगांठ थी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में। लेकिन अब कांग्रेस ये जो अपना बेटर परफॉर्मेंस के कारण अब कांग्रेस को हो गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब वो चाह रहा है कि नहीं, हम सफिशिएंट हैं इसमें दिल्ली या अगर हरियाणा के इलेक्शन में, इसमें किसी जो जूनियर पार्टनर्स हैं इसको स्थान देने की ज़रूरत नहीं। तो इससे एक कह लें कि कांग्रेस और जो बाकी जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उसके बीच में दरार पैदा हो रहा है और इसका फ़ायदा ममता बनर्जी उठा रही है। ममता बनर्जी इन दोनों ही को अपना पूरी तरह सपोर्ट दे रही कि नहीं, वी शुड फाइट टुगेदर इन दीज असेंबली इलेक्शंस, और इसमें हम कांग्रेस अगर सीट नहीं देती है तो फिर भी हम इसमें अपना स्पेस खुद बनाएंगे। तो इससे लग रहा है कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, एक तो कांग्रेस को जब 99 सीट्स मिल गए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो एक कांग्रेस को ग्रेजुअली एक अब कॉन्फिडेंस और कह ले कि अब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये जो स्मॉलर पार्टीज़ है हमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितना उन्हें हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए अब अगर देखें तो कांग्रेस अपने को समझ रहा है कि भाई हम ये जो अपोजिशन अलायंस है उसमें हम एक डोमिनेंट फोर्स है और अदर जो है वो हमारे साथ पास आ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। अगर वो नहीं भी आए तब भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस जो रीजनल पार्टीज़ है इनको लग रहा है कि यार ये कांग्रेस का जो राइज है वो हमारे लिए थ्रेट। अगर जहाँ भी देखें, जो भी कई स्टेट में, अगर इवन वेस्ट बंगाल में ही अगर कांग्रेस का राइज होता है तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ टीएमसी। इसलिए कि अपोजिशन पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी हो तो वहाँ बीजेपी है, तो इसलिए टीएमसी चीफ की ये है कि भाई कांग्रेस को कट किया जाए। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से थ्रेटेंड है। अगर अगेन ये लोकसभा इलेक्शन में तो कांग्रेस ने तो समाजवादी के कंधे पर इनफैक्ट ये कह लें कि इलेक्शन लड़ा है और उससे वो काफ़ी बेनिफिट भी उठाया। लेकिन यह गठबंधन अगर ज़्यादा दिन तक चला तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारा जो एम्बिशन है वो इसमें थ्वार्ट होगा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कि ये जो मुस्लिम वोट्स हैं, ये तो अगर ट्रेडिशनली देखें तो मुस्लिम वोट्स और इवन दलित वोट्स वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। लेकिन अगर ये अलायंस ज़्यादा दिन चला तो कांग्रेस चाहेगी कि ये मुस्लिम्स और इवन दलित वोट्स ये हमारे पास फिर से वापस आ जाए, और ये अगर कांग्रेस के पास वापस आ जाता है, जैसे ही कांग्रेस को लगे कि भाई ये दोनों कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ गया, तो नेचुरली है कि कांग्रेस का जो क्लेम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो समाजवादी पार्टी के कॉस्ट पर होगा। इसी तरह सिमिलर सिचुएशन जो आम आदमी के साथ भी है। आम आदमी भी अगर हम देखें तो आम आदमी और कांग्रेस दिल्ली में ही दोनों का जो वोटर बेस है मोरलेस सेम है। इसलिए जब कांग्रेस का राइज होगा तो आम आदमी के कॉस्ट पर होगा, यानी आम आदमी विल गो डाउन एज कांग्रेस राइजेस। तो सेम सिचुएशन है इन सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ का, कि अगर कांग्रेस राइज करती है तो वो इन जो छोटी छोटी पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, उसके कॉस्ट पर होगा, जो उन लोगों को अब ये हो रहा है, पिंच करने लगा है। और कांग्रेस के ये जो डे टू डे जो डीलिंग्स है इन पार्टीज़ के साथ, उसमें भी ये उभर के आने लगा। तो इसीलिए ममता बनर्जी चाह रही है कि जैसे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, मे बी इन फ्यूचर इवन वाईएसआर कांग्रेस वो भी इसके साथ आ जाए। क्योंकि इन सारे का अगेन यदि हम बहुत पहले जाएं तो जिस तरह एंटी कांग्रेसिज्म उस प्लेटफॉर्म पर सारे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज आई थी, अब वो मोरलेस सेम आ रहा है। इसलिए कि एक तरफ तो बीजेपी का खतरा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए कि पहले जब तक कांग्रेस कमज़ोर थी तो इन रीजनल पार्टीज़ को
काफ़ी कंफर्ट लेवल था कांग्रेस को डील करने में, लेकिन अब वो कंफर्ट लेवल जो है वह घटता जा रहा है। इसीलिए ये पार्टी अब मोस्ट प्रोबेबली जो ममता बनर्जी का नज़रिया दिख रहा है, वो चाह रही है कि अगेन थर्ड फ्रंट को प्रमोट किया जाए और उसमें जो स्मॉल और रीजनल पार्टीज़ हैं उसको एक साथ ला करके इलेक्शन बाद में फाइट करें। इससे होगा कि रीजनल पार्टी अपना एग्जिस्टेंस भी बना पाएगी और वो अपने जो बार्गेनिंग पावर है उसको स्ट्रेंथन कर पाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि आगे कैसे ये जो कांग्रेस और अदर जो अपोजिशन पार्टीज़ है इनका डायनामिक्स कैसे चेंज करता है, कैसे इवॉल्व करता है। थैंक यू।